कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक बार का दृश्य आता है और यहाँ पर हमें पता लगता है नियमों के बारे में। सारे गैंगस्टर मिल करके एक बार को चुनते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जिसे वो द ड्रॉप का नाम देते हैं। सारे लोग वहाँ पर अपने पैसों को रखते हैं। फिर एक बैगमैन धीरे धीरे करके उन पैसों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाता है। लेकिन जिस भी बार को चुना जाने वाला है, इस बारे में किसी को कानो कान भनक नहीं लगी, इसलिए ताकि चोरी ना हो जाए। हम ऐसे ही एक बार को देखते हैं जिसके अंदर एक बारटेंडर है जिसका नाम है बॉब। बॉब बहुत ही शांत आदमी है। वो बिल्कुल शांत रहता है और सबसे बड़े ही विनम्रता से बात करता है। लेकिन किसी को भी पता नहीं कि बारटेंडर बनने से पहले वो क्या किया करता था। इस बार में बॉब को काम दिलाने वाला उसका कजन है जिसका नाम है मार्क। लेकिन इस बार के मालिक हैं चेचन माफिया और ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं है। बॉब यहाँ पर बड़े प्यार से काम करता है। उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी पूरी जिंदगी इसी बार में गुजरने वाली है। वो लोगों को फ्री ड्रिंक्स देते रहता है, जिसको भी जरूरत होती है वो उसकी मदद करता है। सारे लोग इस बात को जानते हैं कि बॉब कितना अच्छा आदमी है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे शराब पी रहे हैं रिची के नाम पे, जो 10 साल पहले अचानक गायब हो गया था। सब कुछ ऐसे ही बीतते जाता है। एक दिन मार्क आता है बॉब के पास और कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम सबको फ्री में शराब पिलाते हो। ये बहुत ही बुरी बात है। ये एक बार है, यहाँ पर कोई चैरिटी नहीं चल रही। अगर तुम ऐसे करते रहे तब हमारा धंधा मंदा हो जाएगा। मार्क देखता है कि आगे ही एक बूढ़ी महिला बैठी हुई है जिसे फिर से बॉब ने फ्री में शराब दिया है और उसके साथ साथ वो यहाँ पर स्मोक भी करती है, जो यहाँ के नियमों के खिलाफ है। मार्क कहता है कि तुम अपनी हरकतों को बंद कर दो और ऐसे यहाँ पर फ्री में लोगों को बुलाना बंद करो। बॉब कहता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। मार्क यहाँ से चला जाता है। तब हमें पता लगता है बॉब की जिंदगी के बारे में। वो एक आस्तिक आदमी है। वो हमेशा ही कैथोलिक चर्च में जाता है। वो अपने काम से काम रखता है, उसके साथ साथ ईश्वर में श्रद्धा भी रखता है। एक दिन जब वो बाहर से वापस आ रहा होता है तभी उसे एक कुत्ते के बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है जो दर्द से कराह रहा होता है। ये आवाज एक डस्टबिन से आ रही है। वो तुरंत जाता है डस्टबिन की तरफ। जैसे ही ऊपर का ढक्कन खोलता है, अंदर उसे एक छोटा पिटबुल नजर आता है। बॉब उसे उठा लेता है। तभी इस घर से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम है नादिया। नादिया रहती है इस घर के अंदर। बाहर आते ही कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। बॉब कहता है कि मुझे एक कुत्ते का बच्चा तुम्हारी डस्टबिन में मिला, तुम इसे जानती हो। नादिया कहती है कि नहीं। बॉब कहता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मारा है। इसके सर पे चोट आई है। मगर अब नादिया डरने लगती है। वो नहीं जानती कि बॉब कौन है। तब सबसे पहले वो उसका डॉक्यूमेंट मांगती है और डॉक्यूमेंट को भेज देती है अपने दोस्तों के फोन पे, ताकि अगर उसे कुछ भी हो तो वो लोग बॉब के पीछे आए। बॉब चला जाता है अंदर। अंदर जाने के बाद नादिया उपचार करने लगती है पिटबुल का। वो कहती है कि चोट ज्यादा गहरा नहीं है, मगर फिर भी इसे बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया है। मैं इसके जख्मों पे मरहम लगा देती हूँ, थोड़े समय में ये ठीक हो जाएगा। जब वो पिटबुल को साफ कर रही होती है तभी बॉब की नजर पड़ती है नादिया के गले पे। वो देखता है कि वहाँ पर चोटों के निशान है। नादिया बताती है कि वो एक वेट्रेस है, लेकिन थोड़े समय के लिए उसने एनिमल रेस्क्यू डिपार्टमेंट में भी काम किया था। बॉब कहता है कि क्या इसे हमें वहाँ भेजना चाहिए। नादिया कहती है कि नहीं, मैंने वहाँ पर जानवरों की हालत देखी है और ये बच्चा पहले से घायल है। बॉब नादिया को कहता है कि तुम्हें जानवरों के बारे में ज्यादा पता है, तुम इसे रख सकती हो। नादिया कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं पाल सकती, इसे तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। इन बातों को सुनने के बाद बॉब कंफ्यूज हो जाता है। उसे दया भी आती है इस मासूम बच्चे पे। वो नादिया को कहता है कि तुम इसे सिर्फ 2 दिन के लिए रखो, 2 दिन के बाद मैं आकर के इसे वापस ले जाऊंगा। इसी बीच दूसरी तरफ हम 2 भाइयों को देखते हैं जो लोग मार्क के बार को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। छोटा भाई डरा हुआ है तो बड़ा भाई उससे कहता है कि अगर हमने ये रॉबरी कर ली तब हमारे ऊपर के लोग बहुत खुश होंगे। उन्हें इस बात पे भरोसा हो जाएगा कि हम दोनों अकेले भी किसी काम को अंजाम दे सकते हैं। छोटा भाई कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये एक ड्रॉप बार है, हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इस बार को चेचन माफिया चलाते हैं, अगर उन्हें पता लग गया तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अब बड़ा भाई कैसे भी छोटे भाई को कन्विंस कर लेता है कि उन्हें इस काम को करना चाहिए। ये दोनों मास्क पहनते हैं और चले आते हैं बार के अंदर। ये बार अब बंद होने वाला है और बंदूकें तान देते हैं अंदर मार्क और बॉब पे। जैसे ही मार्क इन्हें देखता है, कहता है कि तुम लोग गलत जगह पे आए हो और गलत लोगों से पंगा ले रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि इस बार को कौन चलाता है। बार को लूटने के बाद तुम लोगों को सबसे ज्यादा पछतावा होगा कि आखिर तुम लोगों ने इस काम को क्यों किया। मगर ये दोनों इस बात को नहीं सुनते। वो मार्क को कहते हैं कि बैग में पैसे डालना शुरू करो। मार्क उन्हें समझाता है लेकिन वो नहीं मानते। तब मार्क पैसों को डालने लगता है बैग। इसी बीच बॉब की नजर पड़ती है इनके हाथ पे। वो देखता है कि एक भाई के हाथ की घड़ी टूटी हुई है और समय 6:15 पे रुका हुआ है। ये लोग सारे पैसे को लेते हैं और भाग जाते हैं यहाँ से। जैसे ही बॉब और मार्क बाहर आते हैं, ये देखते हैं कि बाहर के गार्ड को इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से पीटा था। उसके सर पे बहुत ही चोट आई है। ये लोग ज्यादा पैनिक नहीं करते। अगले दिन यहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है टॉरस। आते ही वो सवाल जवाब शुरू कर देता है। बॉब को वो देखते ही पहचान जाता है। बॉब और टॉरस दोनों एक ही चर्च में आते हैं हमेशा। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं मगर इन लोगों ने कभी भी बात नहीं की। टॉरस ज्यादा से ज्यादा सवाल बॉब से पूछता है मगर बॉब के पास ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। वो कहता है कि दोनों चोरों ने चेहरे पर मास्क लगा करके रखा था, मगर मैंने एक की घड़ी देखी, घड़ी टूटी हुई थी और समय 6:15 पे रुका
रुका हुआ था। इन बातों को सुनने के बाद अब टॉरस यहाँ से चला जाता है और बॉब पहुँचता है चर्च में। जब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ के मूर्ति पे, जिसपे रोको लिखा हुआ है और इस मूर्ति के बगल में एक कुत्ते की भी मूर्ति है। उस चीज को देखते ही उसे पिटबुल की याद आ जाती है। वो तुरंत पहुँचता है नादिया के पास। नादिया उसके हवाले पिटबुल को कर देती है। अब बॉब ने निश्चय किया है कि वो इसका नाम रोको रखेगा। वो लेकर के जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे कुत्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज से पहले उसके पास कोई भी पेट नहीं था। वो वापस आता है और नादिया को ये पूरी बात बताता है और उससे मदद भी मांगता है। तब नादिया उसे लेकर के जाती है एक दुकान पे, जहाँ पर पालतू जानवरों से रिलेटेड सारी चीजें मिलती है। वो रोको के लिए सब कुछ खरीदती है। वो कैसे खाना खाएगा, वो पार्क में टहलने जाएगा तो क्या पहनेगा, और उसके अलावा सारी जरूरी चीजें। नादिया उसे समझाती भी है कि कैसे वो रोको का ख्याल रखेगा। बॉब उसका शुक्रगुजार है। वो नादिया को ला करके घर पे ड्रॉप कर देता है। तभी हम देखते हैं कि किसी आदमी ने इन दोनों पर नजर रखा हुआ है और इस आदमी का नाम है एरिक। कौन है इसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो उन जुड़वा भाइयों में से बड़े भाई से मिलता है। तब हमें पता लगता है कि अपने बार में चोरी मार्क ने ही करवाई थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस बात को जान सके कि ये दोनों चोरी कर सकते हैं या नहीं। अगर इन दोनों ने चोरी कर ली है, मतलब जिस दिन माफिया का सारा पैसा आएगा ये दोनों उन सारे पैसों को उड़ा ले जाएंगे। मार्क इस लड़के को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन तुमने कुछ गड़बड़ भी की है। तुमने आगे के गार्ड को इतना क्यों मारा? उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अब पुलिस बार बार उसका बयान ले रही है ताकि वो तुम दोनों तक पहुंच सके। तो आगे से तुम लोगों को इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ड्रॉप का सारा पैसा कब और कहाँ आने वाला है और किस समय पे आने वाला है। तुम लोग आओगे और चुपचाप चोरी करके वहाँ से निकल जाओगे। और अपने भाई से भी तुम कह देना कि वो अपनी घड़ी को बदल ले। उसकी घड़ी को बॉब ने देख लिया है। अगर दोबारा वो उसके सामने आया तब बॉब उसे पहचान जाएगा। सुबह सुबह जब बॉब आकर के सफाई कर रहा होता है तभी उसके पास मार्व आता है और कहता है कि हमारा बॉस चार्ली आने वाला है। चार्ली चिचन माफिया के गिरोह का है। वो यहाँ पर आता है और आने के बाद इन्हें एक बॉडी दिखाता है। फिर इन्हें बताता है कि मैंने इस आदमी को टॉर्चर किया है और तुम लोगों को पता है कि मैं इसे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बार में चोरी हुई है और वहाँ से पैसे भी गायब हुए हैं। अगर वो सारे पैसे मेरे पास वापस नहीं आए तब मैं तुम दोनों की भी यही हालत करूंगा। इस बात को बताने के बाद वो हंसता है और यहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि उसने इन दोनों को डरा दिया है, लेकिन बॉब पे इन बातों का कोई भी असर नहीं होता। वो घर जाकर के रोको को घुमाने के लिए निकल जाता है। पार्क में जब वो रोको को घुमा रहा होता है तभी यहाँ पर नादिया आती है और इन दोनों को एक साथ देख करके बहुत खुश होती है। फिर वो बॉब को कहती है कि तुम शायद बिजी रहते होगे, अगर तुम्हें कहीं भी जाना होगा तब तुम रोको को मेरे पास छोड़ सकते हो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। बॉब को ये बात बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया है। ये दोनों आपस में एक दूसरे का नंबर लेते हैं और वादा करते हैं कि जल्दी ही मिलेंगे। ये दोनों एक दूसरे से जल्दी मिलना भी चाहते हैं। ऐसे ही एक दिन बॉब जब पार्क में रोको को घुमा रहा होता है तभी उसके पास एरिक आ जाता है। वो थोड़ी देर तक इन दोनों को घूरता है और बॉब को कहता है कि तुम्हारा कुत्ता बहुत सुंदर है। इतना कह के वो निकल जाता है। बॉब देखता रह जाता है एरिक को। उसे समझ में नहीं आता कि ये आदमी कौन है। फिर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला आता है घर पे। तभी उसका दरवाजा बजता है। जैसे ही बॉब दरवाजे पे पहुंचता है वो देखता है कि दोबारा एरिक आया हुआ है। एरिक घर के अंदर आ जाता है और बॉब को कहता है कि तुम्हें पता है वो कुत्ता किसका है? वो कुत्ता मेरा है। बॉब को इस बात पे भरोसा नहीं होता। तब एरिक एडॉप्शन पेपर दिखाता है और कहता है कि मेरे पास सबूत है कि वो मेरा कुत्ता है और अब मैं उसे वापस लेने आया हूँ। बॉब कहता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसे जितनी बेरहमी से मारा था, अब वो कुत्ता तुम्हारा नहीं है, अब वो कुत्ता मेरा है और मुझे पता है कि उसका ख्याल कैसे रखना है। अगर वो तुम्हारे पास गया तब तुम दोबारा उसकी वही हालत करोगे और मैं ये नहीं चाहता। यहाँ से बाहर निकल जाओ। एरिक कहता है कि तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा, ये कुत्ता मेरा है और भले ही मैंने उसे मारा था लेकिन कोई भी इस बात पे भरोसा नहीं करेगा। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकता हूँ। मैं वहाँ पर लिखवाऊंगा कि तुमने मेरे कुत्ते को मारा और मारने के बाद उसे अपने घर पे रख लिया। सारे लोग इसी बात पर भरोसा करेंगे और तुम फंस जाओगे। इन बातों को सुनने के बाद अब बॉब भी शांत हो जाता है। एरिक कहता है कि अगर तुम्हें सच में ये कुत्ता पसंद है तो ये तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें इसकी कीमत देनी पड़ेगी। मैं अगले वीक आऊंगा यहाँ पे। अगर तुमने मुझे $10,000 दे दिए तब ये कुत्ता तुम्हारा हो जाएगा। मैं जल्दी ही आऊंगा। इतना कहने के बाद वो बॉब का छाता लेकर के चला जाता है। बॉब वापस चला आता है अपने काम पे। जब वो पीछे सफाई कर रहा होता है तभी वो काले रंग का एक बैग देखता है। बैग के अंदर झांकने पे उसे चोरी का सारा पैसा मिल जाता है और एक कटा हुआ हाथ भी, और इस हाथ में वही घड़ी है जिसे बॉब ने देखा था। बॉब समझ जाता है कि बाहर का पैसा वापस आ गया, लेकिन ऐसा किसने किया है उसे समझ में नहीं आता और वो इस बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहता। वो बैग को लेकर के चला आता है अंदर और कटे हुए हाथ को पैक करने लगता है। जिस तरीके से बॉब हाथ को पैक करता है देख के लगता है ये उसका रोज का काम है, यानी कि बॉब एक बारटेंडर नहीं है, उसका पास्ट कुछ और ही है। मार बॉब को कहता है कि इस हाथ को ठिकाने लगा देना। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एरिक भी आ गया है। उसे शराब पीनी है, लेकिन मार्व उसे दरवाजे से ही भगा देता है। कहता है कि अभी शराब नहीं मिल सकती। जैसे ही यहाँ से एरिक जाता है बॉब रोको को लेकर के निकल पड़ता है समंदर किनारे और उस हाथ को फेंक देता है। हाथ के फेंकते ही हम देखते हैं कि टॉरस भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ आते हुए एरिक की तस्वीर दिखाता है बॉब को और कहता है तुम इस आदमी को जानते हो? बॉब कहता है कि नहीं। टॉरस
रस कहता है कि इसका नाम एरिक है, 10 साल से इस पे मर्डर केस चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी सबूत नहीं आया। अगर तुम्हें इस आदमी के बारे में कुछ भी पता लगता है तो तुरंत मुझे इत्तला करना। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम मार्व को देखते हैं, जो जाकर के मिलता है बड़े भाई से। उसे गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक और काम करवाना है। बड़ा भाई कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगा, ऑलरेडी मेरा भाई मारा जा चुका है और मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद मार्व समझ जाता है कि इस आदमी पर अब भरोसा नहीं कर सके। वो गाड़ी को रोकता है और कहता है कि डिक्की में से सामान निकालो। जैसे ही ये लड़का सामान निकालने जाता है, मार्व उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और इसकी भी मौत हो जाती है। इसके साथ साथ अब मार्व ने सारे सबूतों को खत्म करवा दिया कि उसने ही बार में चोरी करवाई थी और ड्रॉप के दिन भी वो चोरी करवाना चाहता है। वो दूसरी कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं, जो सुबह सुबह पहुँचता है नादिया के पास। आज वो यहाँ पर फिर से रोको को छोड़ने आया है। वो नादिया को कहता है कि थोड़े दिन पहले मेरे पास एरिक नाम का एक आदमी आया था। उसने कहा कि रोको उसका कुत्ता है और उसे वापस चाहिए कुत्ता। तुम एरिक को जानती हो? इस बात को सुनने के बाद नादिया की हालत खराब होने लगती है। वो कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। बॉब भी वापस चला आता है काम पे। तभी हम देखते हैं कि चार्ली आ चुका है। वो कहता है कि 2 दिन के बाद यहाँ पर पैसा आने वाला है और जब पैसा आता है तो हमें बहुत सारा कमीशन मिलता है। हम सबके पास अब अच्छे खासे पैसे होने वाले हैं। इस बात को सुनते ही सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। सबसे ज्यादा मार्व खुश है क्योंकि उसे पता है कि वो उन सारे पैसों को चुराने वाला है। सारा का सारा पैसा अब उसका हो जाएगा। लेकिन बॉब को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे पैसा आए या यहाँ से पैसा जाए। वो रात को पहुँचता है नादिया के पास। तब नादिया उसे घर के अंदर बुलाती है और वो अपनी पूरी कहानी बताती है कि एरिक उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जो उसे बहुत ही ज्यादा पीटता था। वो पूरा समय नादिया के लिए बहुत ही बुरा वक्त था, लेकिन अब वो उन सारी चीजों से आगे आ चुकी है और उन चीजों को भुलाने की कोशिश कर रही है। इन बातों को सुनने के बाद बॉब को भी बुरा लगता है। वो चाहता है कि नादिया इन सारी चीजों को भूल जाए। उसकी उदासी मिटाने के लिए वो उसे बाहर ड्रिंक पे लेकर के जाता है। ये दोनों कुछ अच्छा समय साथ बिताते हैं और वापस आते हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि नादिया चाहती है कि बॉब घर के अंदर आए, मगर कोई कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर के बाद बॉब यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही बॉब अपने घर के अंदर दाखिल होता है, वो देखता है कि उसका छाता वापस आ चुका है, जिसे एरिक लेकर के गया हुआ था। वो समझ जाता है कि एरिक ने उस पर नजर रखा हुआ है। एरिक को सारी बात पता है कि कब बॉब घर पे होता है और कब वो घर पे नहीं होता है। एरिक ये बताना चाहता है कि वो अपनी मनमानी कर सकता है अब उसके साथ। ये बात बॉब को बुरी लगती है। अगले ही दिन वो पहुंच जाता है एरिक के घर पे और उसे कहता है कि तुम मेरे घर के अंदर आए थे। तब उल्टा एरिक उस पे भड़क जाता है और कहता है कि मुझसे ये सवाल मत पूछो क्योंकि तुम्हारे घर में मेरा कुत्ता है और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ। अगर जल्दी ही तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तब मैं उस कुत्ते को तुम्हारे सामने ही मार दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बॉब बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहता है एरिक से। वो जानता है कि एरिक पर पुलिस वालों की नजर है। वो एरिक को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही पैसे दे दूंगा। इसी बीच बॉब को पता लगता है कि मार्व बीमार है। तब वो उससे मिलने के लिए आता है। मार्व बार बार एक ही बात कहता है कि जिस दिन पैसा आने वाला है शायद वो उस दिन बार में नहीं आ पाएगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद बॉब कहता है कि मुझे पता है कि तुम चोरी करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर देना चाहता हूँ, ड्रॉप वाले दिन चोरी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो चीचन गैंग तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये बात भी पता है कि पहले वाली चोरी भी तुमने ही करवाई थी, तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस चोरी से दूर रहो और अपनी बची हुई जिंदगी आराम से बिताओ। मगर मार्व इन बातों पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन मार्व मिलने जाता है एरिक से। तब हमें पता लगता है कि मार्व ने अब एरिक को चुना है चोरी करने के लिए। उसने उसे सारी बात बता दी है। वो पूरी की पूरी प्लानिंग बताता है एरिक को कि कब उसे अंदर जाना है और कहाँ से पैसा उठाना है। मगर वो एरिक को कहता है कि तुम्हें बॉब से दूर रहना है। तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि बॉब क्या कर सकता है। हमारे रास्ते का एक ही रोड़ा है, तो उससे दूर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए उससे मत उलझना। एरिक कहता है मुझे पता है उसकी कमजोरी क्या है। इतना कहने के बाद एरिक पहुंच जाता है नादिया के पास। वो चाहता है कि नादिया भी उसके साथ बार में जाए, तभी बॉब शांत रहेगा। जैसे ही नादिया एरिक को देखती है वो डर जाती है, मगर अब एरिक नाटक करना शुरू कर देता है। वो नादिया को कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो गलत था, इसीलिए मैं माफी मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक आखिरी बार तुम मेरे साथ बार में चलो। नादिया मना कर देती है। तब एरिक कहता है कि तुम शायद भूल चुकी हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तब मैं तुम्हारे नए आशिक को मार दूंगा जिसके पास एक कुत्ता भी है। तब नादिया डर जाती है और शाम में वो चली आती है एरिक के साथ बार। जैसे ही बॉब इन दोनों को एक साथ देखता है उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि नादिया ने कहा था कि वो एरिक से नफरत करती है। एरिक उसे पीटता था, लेकिन बॉब देख रहा है कि नादिया अभी भी उसके साथ यहाँ पर बार में आई हुई है। शायद वो दोनों दोबारा एक साथ रह रहे हैं। बॉब अपने काम पर ध्यान देता है, मगर बीच बीच में वो उन्हें भी देखते रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। बॉब के अंदर गुस्सा भरते जा रहा है, मगर उसने अपने आप को शांत रखा है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे तमाशा बने। वो अपने पुरानी जिंदगी को भूल चुका है कि वो पहले क्या करता था। धीरे धीरे करके यहाँ से लोग जाने लगते हैं। अंत में सिर्फ यहाँ पर
3 लोग बचते हैं, बॉब, एरिक और नादिया। तब एरिक आता है बॉब के पास और कहता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। बॉब उसे $10,000 दे देता है। पैसों को गिनने के बाद एरिक कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें कुत्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसीलिए तुमने $10,000 दे दिए। मुझे पता है कि नादिया भी तुम्हें पसंद है, तुम इसके लिए भी पैसे दोगे और मुझे और पैसे चाहिए। चलो जल्दी से यहाँ का लॉकर खोल। इस बात को सुनने के बाद बॉब कहता है कि अपनी मुसीबत मत बढ़ाओ, तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि वो पैसे किसके हैं। अगर तुमने उन पैसों को छुआ भी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उसमें खुश रहो और यहाँ से दूर चले जाओ। मगर एरिक उसकी बातों को नहीं मानता और कहता है कि मेरे पास बंदूक है, जल्दी से लॉकर खोलो। तब बॉब एक कहानी सुनाना शुरू करता है। कहता है कि सालों पहले मार्व एक लोन शार्क हुआ करता था। वो सारे पैसों को लोन पर देता था। उसने चीचन गैंग से बहुत सारे पैसे उठाए और सबको लग रहा था कि वो उन पैसों को नहीं लौटा पाएगा क्योंकि उस आदमी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और मेरा काम था कि मैं ऐसे लोगों से पैसे निकलवाऊं, चाहे उनकी जान भी क्यों न लेनी पड़े। थोड़े समय के बाद उस आदमी को एक लॉटरी लगी और उसने सारे पैसों को लौटा दिया, लेकिन मार्व को उसे लगा कि मार्व सारे पैसों को चीचन गैंग को दे देगा, लेकिन मार्व ने ऐसा नहीं किया। मार्व ने जितना भी चीचन गैंग से कर्जा लिया था उन सारे पैसों से उसने अपना कर्जा चुका दिया। और यहाँ पर आया मैंने उस आदमी को मारा और सबको लगा कि उसने कर्जा नहीं चुकाया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। आज तक उसकी लाश भी किसी को नहीं मिली। सब जगह ये कहानी लोग कहते हैं कि तुमने उस आदमी को मारा था। पुलिस वालों को भी यही लगता है और इसी दम पर तुम इतना फुदकते हो और लोग तुमसे डरते भी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने मारा था उसे। इन बातों को सुनने के बाद अब एरिक की भी हालत खराब होने लगती है, मगर वैसे नाटक करता है कि जैसे उसी ने मारा था उस आदमी को। वो अपनी बंदूक निकालने लगता है। तभी एक ही झटके में बॉब काम तमाम कर देता है एरिक का और उसके माथे पर एक सिकन भी नहीं होती, जिसे देख करके नादिया समझ जाती है कि बॉब सच बोल रहा था। लोगों को मारना उसके बाएं हाथ का काम है। आज से 10 साल पहले वो यही किया करता था और उसके नाम से भी लोग कांपते थे। अब नादिया की हालत खराब होने लगी है। वो इतनी ज्यादा डर चुकी है कि उसे लगता है कि कहीं बॉब उसे भी ना मार दे। बॉब बाहर आता है और वो एरिक की लाश को खींचने लगता है। वो नादिया को कहता है, मैंने अपनी पुरानी जिंदगी बहुत पीछे छोड़ दी है। अब मैं वो इंसान नहीं और न ही मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ। मुझे सबकी परवाह है, तुम्हारी भी। लेकिन अब नादिया को इन बातों पर भरोसा नहीं है। वो यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम मार्व को देखते हैं जो एरिक का इंतजार कर रहा है कि वो सारे पैसों को लेकर के आएगा। मगर चीचन गैंग को पहले ये सारी बात पता लग चुकी थी कि मार्व ने ही चोरी करवाई थी। चीचन गैंग का एक आदमी आता है और मार्व को मार देता है। तब चार्ली पहुंचता है बॉब के पास और कहता है कि अब से तुम इस बार को चलाओगे, यहाँ के मैनेजर तुम हो। इस बात को सुनते ही बॉब समझ जाता है कि इन लोगों ने मार दिया मार्व को, लेकिन बॉब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पहले ही मार्व को समझाया था कि मार्व क्या कर रहा है। मार्व ने अपने लिए खुद मौत चुनी थी। बॉब यहाँ से निकल जाता है। आखिरी बार वो जा करके मिलता है नादिया से और कहता है कि जो कुछ भी हुआ मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारी चीजों को भूल जाओ और हम पहले की तरह रहें। इन बातों को सुनने के बाद नादिया मुस्कुराती है और कहती है कि मैं अपना जैकेट लेकर के आती हूँ। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।